हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है हमारे एवरी क्लास में। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे ही चर्चा करते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए वैसे ही उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इतना इजी नहीं रहता है। ठीक है, तो क्या है, एग्जाम में दो टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलता है। कई क्वेश्चन ऐसे रहता है जो बहुत इजी रहता है और कई क्वेश्चन ऐसे रहता है जो बहुत टफ रहता है। तो लेवल आपको तभी समझ में आएगा जब आप कॉन्सेप्ट को समझे रहेंगे। ठीक है, तो हम जो एमसीक्यू करा रहे हैं उसकी जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत समझने लायक है, और ऐसे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप दोनों टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोशिका का मास्टरमाइंड किसे कहा जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, कोशिका का मास्टरमाइंड किसे कहा जाता है। ऑप्शन दिया है केंद्रक, केंद्रिका, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम। तो यहाँ बताना है मास्टरमाइंड किसे कहा जाता है कोशिका का। तो याद रखेंगे, केंद्रक को कोशिका का मास्टरमाइंड कहा जाता है, और इसे ही, इसके द्वारा ही क्या है, पूरे कोशिका का कंट्रोल होता है। पूरे कोशिका का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो केंद्रक के द्वारा होता है। ठीक है, केंद्रक के द्वारा होता है। और एक कोशिका में सबसे बड़े कोशिकांग अगर पूछा जाए तो केंद्रक ही होता है। ठीक है, यह एक झिल्ली नुमा संरचना के अंदर होता है, या एक झिल्ली की परत से ढकी होती है। ठीक है, ढकी होती है। तो केंद्रक जो है मास्टरमाइंड कोशिका का होता है ना। कोशिका विज्ञान में केंद्रक वनस्पतियों, प्राणियों, है ना, या सुकेंद्रक जीवों की अधिकांश कोशिकाओं में एक झिल्ली द्वारा बंद कोशिकांग होती है। ठीक है, यह एक झिल्ली के द्वारा बंधी रहती है। ठीक है, और सुकेंद्रक जीवों की हर कोशिका में अधिकतर एक केंद्रक होता है। ये याद रखना है, जितने भी सुकेंद्रक जीव है या जितने भी प्राणी हैं, लगभग सभी प्राणियों में एक मुख्य रूप से क्या होता है, केंद्रक या न्यूक्लियस होता है। लेकिन कुछ अपवादे हैं, जैसे कि कुछ अपवादे क्या है, जैसे कि लाल रक्त कोशिका मतलब आरबीसी में केंद्रक नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये याद रखना है कि आरबीसी में जो ब्लड सेल का टाइप्स है, आरबीसी लाल रक्त कणिका या लाल रक्त कोशिका जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। याद रखेंगे, उसमें क्या है, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है ना। और ये भी याद रखेंगे, जो ओस्टियोक्लास्ट है, ओस्टियोक्लास्ट कोशिकाओं में कई केंद्रक होते हैं। ओस्टियोक्लास्ट मतलब क्या होता है, ठीक है, तो इसमें क्या है, ओस्टियोक्लास्ट वाले जो कोशिका होते हैं उसमें कई केंद्रक होते हैं। ओस्टियोक्लास्ट का मतलब है अस्थि कोशिका से। ठीक है, ओस्टियोक्लास्ट किसको कहा गया है, देखो, बोन सेल, है ना, अस्थि कोशिका बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या है, ठीक है, जो ओस्टियोक्लास्ट वाले जो कोशिकाएं होते हैं या अस्थि कोशिका होते हैं, उसमें एक से अधिक या कई केंद्रक देखने को मिलता है। ठीक है, या इसी को ओस्टियोक्लास्ट कहा गया है। इसका मुख्य कार्य क्या रहता है ओस्टियोक्लास्ट का, ये भी पूछा जाता है कई बार एग्जामों में। तो आप बताएंगे कि जो ओस्टियोक्लास्ट है, ठीक है, अस्थि जो कोशिका होती है, ठीक है, तो इसकी जो मुख्य कार्य है अस्थि मरम्मत के लिए। ठीक है, सतत मरम्मत के लिए। अगर देखो, ये रहता है कि अगर कैल्शियम की कमी के वजह से, ठीक है, कैल्शियम की कमी की वजह से या कुछ दुर्घटनाओं के वजह से, ठीक है, अस्थियों में, है ना, अस्थियों में कुछ विकृति आ जाती है। ठीक है, उसी को ठीक करने के लिए या सतत मरम्मत करने के लिए या उसके रख रखाव के लिए ऐसे कोशिकाओं की जरूरत पड़ती है। तो जो ओस्टियोक्लास्ट है, अस्थि कोशिका, है ना, इसका मुख्य कार्य ये भी है कि ये कैल्शियम की मात्रा को बरकरार रखती है, कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करती है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ओस्टियोक्लास्ट जो सेल है, अस्थि कोशिका जिसको बोलते हैं, इसमें एक से अधिक केंद्रक होते हैं या इसमें कई केंद्रक वाले सेल होते हैं। ठीक है, आया समझ में। और प्राणियों के केंद्रकों और व्यास लगभग कितनी होती है, तो ये याद रखेंगे 6 माइक्रोमीटर, 6 माइक्रोमीटर। ठीक है, प्राणियों में केंद्रकों की जो व्यास होती है वो कितनी होती है, 6 माइक्रोमीटर। कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे 6 माइक्रोमीटर एक केंद्रक की व्यास होती है ना। और कोशिकाओं का सबसे बड़ा, अगर कोशिकांग पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कि केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होती है। आया समझ में। चलिए आगे बढ़े। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मनुष्य के शरीर में, है ना, मनुष्य के शरीर में जो हृदय होता है उसे एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो ऑप्शन में दिया है 1 सेकंड, फिर दूसरा ऑप्शन में दिया है 2 सेकंड, और तीसरा में क्या दिया है 0.8 सेकंड, चौथा में क्या दिया है 1.5 सेकंड। तो मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो सबसे पहले तो ये पता रहना चाहिए कि 1 मिनट में, सभी को पता है 1 मिनट में कितना बार धड़कता है। 1 मिनट में लगभग 72 बार औसतन माना गया है ना, याद रखेंगे 72 बार, ठीक है। लेकिन अब यहाँ 1 सेकंड की मतलब 60 सेकंड का 1 मिनट, ठीक है। तो 60 भागित 72 अगर करते हैं तो 0.8 लगभग आता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो 1 सेकंड में हृदय को धड़कने के लिए, ठीक है, एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकंड लगता है, ठीक है। और 72 बार धड़कने के लिए 1 मिनट, या 1 मिनट में 72 बार धड़कता है ना। तो ये औसतन हो गया 72 बार धड़कता है, ठीक है। कुछ और की पॉइंट है कि पूरे जीवन काल में, है ना, पूरे जीवन काल में ये जो है 2.5 अरब बार धड़कता है। याद रखना है 2.5 अरब बार औसतन एक मनुष्य का आयु काल कितना माना गया है, 60 से 65 साल, ठीक है। 60 से 65 साल माना गया है। तो 2.5 अरब बार धड़कता है, मतलब 2.5 अरब बार क्या है, धड़कता है। और कुछ इफेक्ट और कुछ महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे मानव का जो दिल है 1 मिनट में, ये भी याद रखना है, ठीक है, 1 मिनट में, है ना, मानव का दिल 1 मिनट में 70 मिलीलीटर ब्लड का क्या करता है, पंपिंग करता है, 70 मिलीलीटर, ठीक है। ये भी याद रखना है, 70 मिलीलीटर 1 मिनट में। और एक दिन में, एक दिन का अगर बात किया जाए तो 7600 लीटर, ठीक है, 7600 लीटर, ठीक है। और अपने पूरे जीवन काल में 200 मिलियन, एक अगर, ठीक है, अपने पूरे जीवन काल में, तो जीवन काल में, ठीक है, 200 मिलियन लीटर रक्त का क्या करता है, पंपिंग करता है। तो इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 मिनट में 70 मिलीलीटर, एक दिन में 7600 लीटर, और पूरे जीवन काल की अगर बात किया जाए तो पूरे जीवन काल में 200 मिलियन लीटर क्या करता है, पंपिंग करता है रक्त का। तो कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ सिर्फ पूछा क्या गया था कि हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, 0.8 सेकंड, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है, ठीक है। चाय में जो रोग है रस्ट रोग, ठीक है, लाल रस्ट रोग, वो किसके कारण होता है पूछा है, ठीक है। ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन में दिया है विषाणु, जीवाणु, हरे शैवाल, कवक। तो चाय में जो लाल रस्ट रोग होते हैं, ठीक है, लाल रक्त रोग होते हैं, वो होता है हरे शैवाल के कारण, ठीक है। हरे शैवाल के कारण चाय के पत्तियों में इस टाइप से मतलब इस प्रकार के रोग होते हैं। लाल रस्ट रोग ये होता है हरे शैवाल के कारण, ठीक है। और हरे शैवाल में जो सिफेलुरोस जाति के जो शैवाल होते हैं, इसमें हर एक सभी शैवाल से ये रोग नहीं होता है। जो सेफेलुरोस, ठीक है, सेफेलुरोस शैवाल, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी है कि चाय में लाल रक्त रोग, ठीक है, किस शैवाल के कारण होता है। तो सेफेलुरोस शैवाल के कारण होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो सेफेलुरोस शैवाल के कारण चाय में रस्ट रोग होता है, याद रखेंगे, है ना। और यह एक हरित शैवाल है, हरे शैवाल के कारण होता है। तो कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछा है, तो ठीक है, हरे शैवाल के कारण, और शैवाल का क्या नाम है, सेफेलुरोस शैवाल, ठीक है। तो याद रखेंगे लाल रस्ट रोग जो है सेफेलुरोस शैवाल से, या सेफेलुरोस शैवाल के कारण होता है। किसमें होता है, तो चाय में होता है, ठीक है, चाय के पत्तियों में। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा एक कूट फल होते हैं, निम्न में से कौन सा एक
कूट फल होते हैं। तो ऑप्शन में क्या दिया है, आम, काजू, सेब, सुपारी। कूट फल मतलब क्या समझे, कूट फल मतलब होता है फॉल्स फ्रूट, ठीक है, फॉल्स फ्रूट्स, है ना। तो निम्न में से कौन सा एक कूट फल होते हैं, क्या है, सेब। सेब क्या है, फॉल्स फ्रूट है, ठीक है। तो याद रखेंगे सेब फॉल्स फ्रूट है, इसे कूट फल भी कहा गया है ना। और फॉल्स फ्रूट क्यों है, देखो जिसमें फल का मुख्य भाग, देखो ये जो है इसका जो निर्माण है या फल जो सेब बनता है वो किससे होता है, पुष्पासन से बनता है, याद रखेंगे पुष्पासन से बनता है ना। और सभी पौधों में जितने भी पौधे होते हैं, जितने भी पौधे होते हैं, है ना, या फूल वाले पौधे हो या कोई भी पौधे हो, ठीक है, जितने भी पौधे होते हैं वे क्या है, अंडाशय से निर्मित होते हैं, अंडाशय से बनते हैं, ठीक है। लेकिन अंडाशय से बनते हैं, लेकिन इसके अलावा क्या है कि इसके अलावा भी ये है कि अंडाशय के अलावा फूल के मतलब अन्य भाग से, जैसे कि बाह्य दलपुंज हो गया, दलपुंज हो गया, है ना, जिसको कोरोला बोलते हैं, ठीक है, या पुष्पासन हो गया, इससे क्या है, इससे भी पौधे का निर्माण होता है या इससे भी नए पौधे का निर्माण होता है, ठीक है। तो सॉरी, इससे भी फल का निर्माण होता है। तो ये क्या है, ये जो है जिसको स्यूडोकार्प बोल सकते हैं, है ना, स्यूडोकार्प। तो इसको आगे भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको यहाँ सिर्फ ये बताना है कि कूट फल क्या है। तो कूट फल सेब है ना, इसे फॉल्स फ्रूट भी कहा जाता है, फॉल्स फ्रूट्स, ठीक है। और यह जो है इसका निर्माण जो है या ये किससे बनता है, तो पुष्पासन से बनता है, ये अंडाशय से नहीं बनता है, ठीक है। तो ठीक है, और ये जो मांसल गूदेदार भाग होते हैं पुष्पासन खाने योग्य भाग होते हैं। कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि सेब के कौन से भाग को खाया जाता है, तो सेब के पुष्पासन वाले भाग को खाया जाता है। तो याद रखेंगे, है ना, पुष्पासन मतलब थैलेमस, ठीक है, पुष्पासन का मतलब थैलेमस, इंग्लिश में उसे थैलेमस बोला जाता है। और फल भित्ति का प्रमुख भाग उपस्थि की तरह कार्य करता है ना। यह बहुत उपस्थित मतलब या क्या समझे, उपस्थित मतलब यह कड़ा होता है, हार्ड होता है, ठीक है। और उदाहरण के लिए जैसे नाशपाती, लोकाट या सेब, ये सभी क्या है, ये सभी जो है कूट फल के एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सत्य फल परिवर्धित होता है, एक सत्य फल, यहाँ सत्य फल के बारे में पूछा गया है, मतलब ट्रू फल, ठीक है, पुष्पासन से, दलों से, अंडाशय से, इनमें से कोई नहीं। तो सत्य फल अभी पढ़े हैं कि सत्य फल किसे कहा गया है। देखो जितने भी प्लांट होते हैं, जिस प्लांट में जिस फल का निर्माण अंडाशय से होता है, ठीक है, जिस फल का निर्माण किया है अंडाशय से होता है, उसे सत्य फल या ट्रूथ फ्रूट्स कहते हैं, ठीक है, ट्रू फ्रूट्स कहते हैं या यूकार्प कहते हैं, ठीक है, यूकार्प, है ना, यूकार्प कहते हैं या ट्रूथ फल कहते हैं, ठीक है। तो सभी प्लांट में फल का निर्माण किससे होता है, अंडाशय से होता है। लेकिन ऐसे फलों को क्या कहते हैं, सत्य फल या यूकार्प कहा जाता है। जैसे कि क्या है, आम, मक्का, अंगूर, ठीक है, ये आम, मक्का, अंगूर क्या है, आम, मक्का, अंगूर एक सत्य फल या यूकार्प का एग्जाम्पल है। लेकिन कुछ पादप में अंडाशय के अलावा, ठीक है, कुछ पादप जो है अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य हिस्सों से बनते हैं, जैसे कि बाह्य दल हो गया, दलपुंज हो गया, पुष्पासन हो गया। जैसे पुष्पासन से अभी देखें कि जो सेब बनता है वो कैसे बनता है, पुष्पासन के द्वारा, ठीक है। तो ये पुष्प के अदर भाग से या अन्य भाग से भी बनता है, ठीक है, या फल का विकसित होना या फल बनता है, ठीक है। ऐसे फल को आभासी फल या स्यूडोकार्प कहते हैं, ठीक है, या फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं। तो इसके बारे में कई बार एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे काजू हो गया, सेब हो गया, है ना, और लौकी हो गया, ककड़ी हो गई, ये सब क्या है, फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल है। तो याद रखेंगे, है ना, सत्य फ्रूट्स मतलब अंडाशय से निर्मित होने वाले फल, और कूट फल होते हैं या फॉल्स फ्रूट्स होते हैं वो अंडाशय के अलावा, जैसे बाह्य दल पुंज, है ना, और पुष्पासन, मतलब ऐसे भागों से अगर फल का निर्माण होता है तो इसे क्या बोलेंगे, स्यूडोकार्प या फॉल्स फ्रूट्स, ठीक है,
स्यूडोकार्प या फॉल्स फ्रूट्स बोला जाता है। ठीक है, उदाहरण क्या क्या है, काजू हो गया, सेब हो गया, अनानास और ककड़ी और लौकी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो सभी को पता है तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? चीड़ से प्राप्त होता है। चीड़ एक पौधे का नाम है, एक वृक्ष का नाम है, जिससे क्या है तारपीन का तेल बनता है या तारपीन का तेल, ठीक है, प्राप्त किया जाता है। और तारपीन का तेल का उपयोग क्या है? पेंट के लिए करते हैं, है ना, पेंट में मिलाने के लिए तारपीन का तेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पूछा है सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है, बताना है। टेरिडोफाइट्स में या ब्रायोडोफाइट्स में या मनुष्य में या हाथियों में? तो याद रखेंगे टेरिडोफाइट्स में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है ना, एग्जाम्पल इससे ही एग्जाम्पल पूछ दिए जाते हैं कि टेरिडोफाइट के कौन से प्लांट में या कौन से पौधे में, टेरिडोफाइट के कौन से पौधे में सबसे ज्यादा क्रोमोसोम पाया जाता है, तो ये भी याद रखेंगे। तो यहाँ पूछा है कि क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है, तो टेरिडोफाइट में सबसे ज्यादा क्रोमोसोम देखने को मिला है। जैसे कि पता है कि मानव शरीर में, है ना, मानव शरीर के कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, और जोड़ी में अगर बात किया जाए तो 23, है ना। लेकिन प्राणियों में सबसे अधिक, ठीक है, जंतुओं या प्राणियों में सबसे अधिक गुणसूत्र की अगर बात किया जाए तो एक प्राणी का नाम है या एक जंतु, या ठीक है, एक जंतु का नाम है, या सॉरी प्राणी ही बोल सकते हैं, हर्मिट क्रब। ठीक है, याद रखेंगे हर्मिट क्रब। ठीक है, तो प्राणियों में हर्मिट क्रब में सबसे ज्यादा गुणसूत्र, ठीक है, होता है। जैसे कि कितना? 254, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, हर्मिट क्रब्स में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 254 इनकी संख्या होती है। ठीक है, टोटल संख्या 254 होती है। ये तो प्राणियों की बात हो गई, है ना। लेकिन सबसे ज्यादा गुणसूत्र वानस्पति दृष्टि से टेरिडोफाइटा में या टेरिडोफाइट्स के जीवों में, तो वो कौन से जीव है? देखो सॉरी प्लांट में, तो ओफियोग्लोसम प्लांट। ठीक है, ये भी फर्न की ही एग्जाम्पल है, ओफियोग्लोसम, है ना, ओफियोग्लोसम फर्न है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र कितना है सबसे ज्यादा? 1260 टोटल, 1260 मतलब 630 जोड़ी। ठीक है, 630 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो सबसे अधिक क्रोमोसोम अगर पाया जाता है तो टेरिडोफाइटा, वानस्पतिक जगत के टेरिडोफाइटा में, है ना, सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाले मतलब फर्न या प्लांट होते हैं। तो उसका क्या नाम है? ओफियोग्लोसम। तो ये भी याद रखना है, ओफियोग्लोसम में सबसे ज्यादा तो कितना है? 1260 मतलब 630 जोड़ी। ठीक है, 630 जोड़ी याद रखेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस टेरिडोफाइट्स में गुणसूत्र संख्या सबसे अधिक होती है? तो किस टेरिडोफाइट्स में सबसे अधिक गुणसूत्र होती है? ठीक है, तो अभी पढ़े हैं, क्या है? ओफियोग्लोसम रेटिकुलम, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, और अजोला पिनाटा में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? तो ये भी याद रखेंगे, 44 जोड़ी। ठीक है, 44 जोड़ी। और लाइकोपोर्सिकम सेरनुम में कितना पाया जाता है? पोडियम। ठीक है, लाइकोपोडियम सेरनुम में 100, ठीक है, 114 गुणसूत्र। एक 100 टोटल, ठीक है, गुण सूत्र। और सेलाजिनेला एपस, ठीक है, तो ये इसमें कितना पाया जाता है? तो इसमें भी याद रखेंगे 18 जोड़ी। ठीक है, 18 जोड़ी गुणसूत्र। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा गुणसूत्र अगर पाया जाता है तो ओफियोग्लोसम रेटिकुलम, ठीक है, इसमें पाया जाता है। ये क्या है? ये एक फर्न है ना, इसमें सबसे ज्यादा। और ये टेरिडोफाइटा का एक एग्जांपल है, ओफियोग्लोसम रेटिकुलम, इसमें पाया जाता है 1260, 630 जोड़ी। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं? बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं लेकिन जो बीज रहते हैं वे नग्न रूप में होते हैं? तो ऑप्शन में क्या कह दिया है? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो आपको बताना है कि वह कौन सा पौधा है जिसमें बीज तो बनते हैं लेकिन वे नग्न रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, वो बीज जो है रहता है वो किसी भी प्रकार के कोई भी आवरण से ढके हुए नहीं रहते। जैसे कि पता है, अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें, ठीक है, एंजियोस्पर्म का मतलब क्या समझे? एंजियोस्पर्म का मतलब होता है, एंजियो मतलब ढका हुआ और स्पर्म का मतलब होता है बीज। ठीक है, तो जो बीज किसी आवरण से ढका हुआ रहता है उसे एंजियोस्पर्म के अंतर्गत, है ना, लेते हैं। ठीक है, जानते हैं कि एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म मतलब मोनोकाट, एक बीज पत्र वाले, मतलब उनके जो बीज के जो बाह्य आवरण होते हैं वे किसी भी परत से ढके हुए नहीं होते या उनमें कोई भी परत नहीं होती है। ठीक है, या एक बीज पत्र वाले होते हैं जिसे मोनोकाट कहते हैं, और डाइकाट जिसमें दो बीज पत्र वाले होते हैं उसे डाइकाट कहते हैं। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिसके बीज ढका हुआ रहता है वो एंजियोस्पर्म, और जिसके बीज ढका हुआ नहीं रहता है वो जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म और, ठीक है, तो वो अलग है कि एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, वो आगे की चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ सिर्फ एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बारे में पूछा गया, लेकिन जो बीज नग्न रूप से होता है जिसमें ढका हुआ नहीं रहता है वो कहलाता है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म के कुछ एग्जाम्पल जैसे साइकस, पाइनस ना, सेड्रस, पीसिया, तो ये क्या है? ये जो है जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? तो यहाँ बताना है पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है। वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या है? वाष्पोत्सर्जन का मतलब ये है कि पौधों में जो अनावश्यक जल होते हैं उसे पौधे के द्वारा वाष्प के रूप में बाहर कर दिए जाते हैं, तो वो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो किसमें होती है? तो ऑप्शन में दिया है पत्ती, जड़, तना, इनमें से सभी। तो पता रहना चाहिए कि जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है पौधे के पूरे भाग में या पौधे के पूरे शरीर में होता है। ठीक है, चाहे वो पत्ती की बात हो, चाहे जड़ की बात हो, चाहे तना की बात हो, है ना, सभी में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो सकती है या होती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन आएगा डी, इनमें से सभी। याद रखेंगे, है ना, पत्ती, जड़, तना सभी में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। ठीक है, और पेड़ पौधे के द्वारा, पेड़ पौधे जो रहते हैं वो मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। ठीक है, जल का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। लेकिन जितना अवशोषण किए रहते हैं, ठीक है, सभी जल का उपयोग नहीं कर पाते, उसके कुछ शेष कुछ जल का ही उपयोग कर पाते हैं, और जो बचे हुए जो जल रहते हैं, ठीक है, उसे वाष्प के रूप में, ठीक है, वाष्प के रूप में शरीर से या पौधे जो है अपने शरीर से बाहर कर देते हैं, है ना। तो याद रखना है, ठीक है, जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो पौधे के पूरे भाग में, मतलब पत्ती, जड़, तना, ठीक है, सभी में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है? तो तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है? केला, कपास, गन्ना, लीची। ठीक है, तो याद रखेंगे तना काट का प्रवर्धन, ठीक है, गन्ना में किया जाता है। ठीक है, गन्ना में किया जाता है, याद रखेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कायिक प्रवर्धन वाले फसल पौधा का समूह है? ठीक है, यहां बताना है कायिक प्रवर्धन, याद रखेंगे कायिक प्रवर्धन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कायिक प्रवर्धन वाले फसल पौधे का निर्माण होता है? ठीक है, तो ऑप्शन क्या किए, पहले देखो ऑप्शन पढ़ लीजिए, है ना। ऑप्शन में क्या क्या है? गन्ना, आलू और केला, गन्ना, आलू और केला। फिर दूसरा में क्या है? आलू, पपीता और केला। तीसरा में क्या दिया है? प्याज, धनिया और चुना। ठीक है, और चौथे में क्या दिया है? मूंगफली, ड्रमस्टिक और काजू। ठीक है, तो याद रखना है कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या समझे? कायिक प्रवर्धन, है ना, तो प्रवर्धन क्या है? देखो प्लांट में प्रवर्धन लैंगिक, अलैंगिक, ठीक है, उसमें भी होता है प्लांट में, है ना। तो पूरे पौधे में, अगर हम पूरे प्लांट की बात की जाए तो सभी पौधे में
अपने जैसे नए पौधे को जन्म या नए पौधे बनाने की क्षमता होती है। सभी पौधे में नए पौधे अपने से नए पौधे बनाने की क्षमता होती है। ठीक है, तो कायिक प्रवर्धन मतलब यह है कि जो पौधे जिनमें लैंगिक प्रजनन नहीं होते, कायिक प्रवर्धन को अलैंगिक प्रजनन भी बोला जा सकता है। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन भी बोला जा सकता है। ये इसके द्वारा तना, पत्ती, जड़, ठीक है, आदि भागों के द्वारा प्रवर्धन किए जाते हैं या नए पौधे का निर्माण होता है। तो ऐसे पौधों को कायिक प्रवर्धन या अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। लेकिन लैंगिक प्रजनन क्या है? ठीक है, या लैंगिक प्रवर्धन किसे बोला जाता है? लैंगिक प्रवर्धन मतलब जिसका निर्माण बीज और फल से होता है। तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, जिसका निर्माण या जिस पौधे का निर्माण या जिस पौधे का जिस पौधे का बनना, मतलब नए पौधे का बनना कैसे होता है? बीज और, ठीक है, बीज और फल से होता है, तो उसे लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत पढ़ते हैं, है ना। तो कायिक प्रवर्धन क्या है? कायिक प्रवर्धन गन्ना, आलू और केला, याद रखेंगे। ठीक है, गन्ना, आलू और केला, ठीक है, कायिक प्रवर्धन, इसमें कायिक प्रवर्धन होती है। ठीक है, कायिक प्रवर्धन मतलब ये जड़, तना, पत्ती से निर्मित होती है या जड़, तना, पत्ती से भी अपने जैसे नए पौधे का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? खोपड़ी में, टांग में या भुजा में या मुंह में? तो टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो याद रखना है, टिबिया नामक जो हड्डी है वो टांग में पाई जाती है। ठीक है, टिबिया फिब्युला, है ना। और ये भी याद रखना है कि सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? फीमर, वो हमारे जांघों की हड्डी में पाई जाती है। ठीक है, जांघों की हड्डी या जांघों की अस्थि जिसको बोला जाता है। और टांग जस्ट जांघ के नीचे, टांग मतलब जिसमें दो प्रकार की हड्डी होती है, टिबिया और फिब्युला। ठीक है, तो ये भी कई बार पूछा जाता है, तो याद रखेंगे टिबिया और फिब्युला, है ना, पैरों की हड्डी है। ठीक है, जो फीमर के नीचे वाले भाग में पाई जाती है। ठीक है, फीमर के नीचे पाई जाती है, तो याद रखना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? ठीक है, प्रतिरोपण करके की जाती है। तो निम्न में से किसकी खेती प्रतिरोपण करके की जाती है? तो याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या कह दिया? सोयाबीन, सोरगम, प्याज, मक्का। तो प्रतिरोपण किस पौधे का करके की जाती है? ठीक है, प्याज। ठीक है, प्याज की खेती जो है ना, प्याज की खेती जो है प्रतिरोपण करके की जाती है। तो याद रखना है, प्याज की खेती, है ना। देखो, प्रत्यारोपण या रिप्लांटिंग का मतलब क्या है कि एक कृषि क्षेत्र या बगीचे में पौधे को एक जगह से दूसरी जगह, है ना, एक स्थान से दूसरी जगह या एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना होता है। ठीक है, यही प्रक्रिया प्रतिरोपण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि प्याज का क्या होता है? प्याज के बीजों को किसी एक जगह पर छिड़काव कर दिया जाता है। ठीक है, और एक निश्चित ऊंचाई तक मतलब एक निश्चित ऊंचाई तक होने पर उसके बाद उसे क्या करता है कि निश्चित जगह में जाके, है ना, एक क्रमशः एक निश्चित दूरी पर लगा दिया जाता है। ठीक है, मतलब 10 से 15 इंच के अंतराल में प्याजों को लगा दिया जाता है। ठीक है, या प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, एक जगह से दूसरे जगह में पौधों को लगाना। ठीक है, यही क्या है? प्रतिरोपण कहलाता है। तो प्याजों की खेती के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो वृक्ष प्रत्यारोपण के माध्यम से पौधों को लंबे समय तक बढ़ाने या बढ़ने हेतु मौसम के अनुकूल ढालना होता है। ठीक है, प्रत्यारोपण का मतलब क्या है कि उस पौधों में लंबे समय तक, ठीक है, ग्रोथ देखने के लिए, ठीक है, प्रतिरोपण का उपयोग किया जाता है या प्रतिरोपण क्रिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? तो याद रखेंगे। ठीक है, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? तो यह होता है वायु के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, सुगंधित पुष्पों में परागण की जो क्रिया होती है वो वायु के द्वारा होती है ना। परागण वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से विभिन्न एजेंटों, है ना, चाहे कीट, पक्षी, जल, वायु के द्वारा पराग को पहुंचा दिया जाता है या, ठीक है, पहुंचाया जाता है।
यह गर्मी, बसंत और शरद मौसम में भी देखने को मिलता है। हम जिन फलों और सब्जियों का उपयोग करते हैं वो कहीं न कहीं फूल रहते हैं और फूल में यह परागित होकर फलों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जिस सब्जी फल का उपयोग हम करते हैं वे पहले फूल रहते हैं और वो पहले फूल रहते हैं, उसमें परागित होती है, परागण की क्रिया होती है, तब वो क्या बनते हैं, फल या सब्जी बनते हैं। ठीक है, तो याद रखना है ना। और सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है, तो वायु के द्वारा होता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। ठीक है, तो बताना है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड या सभी। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, देखो प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस में होती है, प्लांट में, है ना, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की जरूरत पड़ती है, और रासायनिक क्रिया करके यह ग्लूकोज का निर्माण करता है, जिसके फलस्वरूप क्या है, ऑक्सीजन का मुक्त होने या ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो सूर्य की उपस्थिति में, है ना, सूर्य की उपस्थिति में जल और क्लोरोफिल, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। ठीक है, ये रासायनिक क्रिया करते हैं, रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिससे ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो इसके लिए सूर्य की प्रकाश की जरूरत पड़ती है, क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है और साथ ही जल की जरूरत पड़ती है। तो अभी जितने भी दिया है ये सभी की जरूरत पड़ती है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है तंबाकू की पत्तियों में होता है। याद रखना है तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया है, निकोटीन, कोल्विसिन, एस्पिरिन या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो तंबाकू की पत्तियों में सबसे अधिक मात्रा या तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन, ठीक है, निकोटीन पाई जाती है। ये बोल सकते हैं तंबाकू की पत्तियों में क्या है, निकोटीन पाई जाती है। ठीक है, और उनके जलने से, तंबाकू की पत्ती के जलने से क्या होता है, धुएं उत्पन्न होते हैं, और धुएं उत्पन्न होते हैं जिसमें क्या है 4000 से अधिक रसायन या 4000 से अधिक रसायन की खोज की जा चुकी है। ठीक है, तो जिनमें से सबसे प्रसिद्ध या सबसे अधिक मात्रा में, है ना, निकोटीन होते हैं। और ये निकोटीन जो है, निकोटीन की खोज सबसे पहले 1828 में, ठीक है, याद रखना है 1800, ठीक है, 1828 में पासेल्ट और रिमेन, ठीक है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, निकोटीन, ठीक, तो सबसे पहले इन्होंने ही तंबाकू की पत्तियों में 1828 में पासेल्ट और रिमेन ने ही देखा है ना, और इसे बताया तंबाकू की पत्तियों को अलग किया है निकोटीन। फिर बताया कि इसमें सबसे अधिक या प्रसिद्ध रूप से मतलब निकोटीन होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, ये निकोटीन जो है इसके कारण ये है कि शरीर में कई प्रकार के हानिकारक या कई प्रकार के दुष्प्रभाव देखने को मिला है। जैसे धूम्रपान करने वाले या तंबाकू का सेवन करने वाले जितने भी रहते हैं, ये कई रोगों से पीड़ित होने की जो संभावना है वो इससे बनी रहती है। ठीक है, तो निकोटीन जो है तंबाकू की पत्तियों में पाई जाती है और यह हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, तो इसमें याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि सन 1828 में पासेल्ट और रिमेन ने निकोटीन की खोज की है। किसमें, निकोटीन की खोज तंबाकू की पत्तियों में, है ना, तो तंबाकू की पत्तियों में पासेल्ट और रिमेन, कई बार ये वैज्ञानिक का नाम पूछ दिया जाता है तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है, तो बताएंगे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज। तो याद रखना है, ठीक है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है, तो दाल में क्या होता है, दाल में पाया जाता है प्रोटीन, सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो याद रखना है, ठीक है, कोई भी दाल हो, ठीक है, कोई भी दाल हो, दालें जिससे दाल बनती है ना,
तो उसमें सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन पहला क्या दिया है? धान, फिर दूसरा में दिया है गन्ना, तीसरा में क्या दिया है? ज्वार, और चौथे में क्या दिया है? मूंगफली। तो जो खैरा रोग होता है, ठीक है, खैरा रोग ऑप्शन नंबर पहला धान में, ठीक है, धान में होता है, धान की फसलों में खैरा रोग होती है। और इसके चलते क्या होता है कि पत्तियों पर हल्के पीले रंग की धब्बे दिखाई देते हैं जो बाद में कत्थई रंग के हो जाते हैं, याद रखना है ना। और पौधे बौने रह जाते हैं इसके रोग से, ठीक है। और इसके प्रभाव से पौधे की जो जड़ें हैं वे भी कत्थई रंग के हो जाते हैं। और खैरा रोग जो है किसके कारण होते हैं? तो याद रखना है, खैरा जो रोग है, ठीक है, धान में होता है, धान की फसलों में होती है। यह जिंक, ठीक है, जिंक की कमी, है ना, जिंक की कमी के कारण खैरा रोग धान के पत्तियों में होती है। जिंक की कमी के कारण अगर इससे बचाव किया जाता है तो जिंक सल्फेट के छिड़काव करने से, ठीक है, इससे बचा जा सकता है, या धान के फसलों को बचाई जा सकती है ना। तो जिंक की कमी से खैरा रोग होता है, तो किस में होता है? धान की फसलों में होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हीमोलिसिस या पैरालिसिस या डायलिसिस या इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? याद रखना है, डायलिसिस, है ना, खून का शुद्धिकरण करना, ठीक है। या डायलिसिस का मतलब क्या है कि शरीर में अपशिष्ट जो उत्पाद होते हैं या अतिरिक्त फ्लूइड को हटाने के लिए, है ना, एक आर्टिफिशियल क्या है, एक प्रोसेस है या प्रक्रिया है जिसकी जरूरत तब होती है जब किडनी ठीक से काम नहीं करती है ना। अगर हमारी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, ठीक है, या उनमें कई अपशिष्ट पदार्थों का सम्मिश्रण हो गया है या कई अपशिष्ट उत्पाद मिले हुए हैं जिसके चलते हमारी किडनी ठीक से काम नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में क्या होता है कि अपशिष्ट उत्पाद या जो फ्लूइड मिले रहते हैं उसे बाहर निकालने के लिए खून का शुद्धिकरण किया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, चलिए अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा के रखिए ताकि हमारे वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचती रहे। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में।